हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर का। पिछले 18 साल में यानी 2002 से 2019 के बीच कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और इससे जुड़े और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ऐसे तो यह वीडियो आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे है, लेकिन यह क्वेश्चन न सिर्फ आईटीआई में ही पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चन आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी देखेंगे। भौतिकी के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आते हैं। अगर हम लोग पैरामेडिकल डेंटल की बात करें तो इसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आएंगे ही आएंगे। अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में समान विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं हर साल ही आते हैं। तो इसलिए यह टॉपिक सिर्फ आईटीआई के लिए ही नहीं, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल डेंटल या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर कहीं भी एग्जामिनेशन में अगर 10th लेवल के फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है, इसका इंग्लिश नेम है कंडक्टिव। कौन सबसे ज्यादा कंडक्टिव है? कंडक्टिव कहने का मतलब ये है कि जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए। अगर आसानी से करंट फ्लो हो जाए वो मटेरियल हाईली कंडक्टिव होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर हम देखें तो उसका उल्टा होता है रेजिस्टिव। रेजिस्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है कि ये विपरीतार्थक होता है। अगर कंडक्टिव किसी का ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है कम होगी। तो मतलब ये साफ है कि अगर हम इन चारों में देखें तो कौन सा हाईली कंडक्टिव है, तो हाईली कंडक्टिव इसमें सिल्वर है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाईली रेजिस्टिव कौन है तो उस केस में टंगस्टन जो है हाईली रेजिस्टिव होगा। अगर हम कंडक्टिविटी हाई टू लो देखें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन है, सबसे लो कंडक्टिव कौन होता है, तो उसमें सबसे हाईली कंडक्टिव होता है सिल्वर, उसके बाद आती है कॉपर, उसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आती है टंगस्टन और टंगस्टन के बाद आता है आयरन। हमने कुछ ऐसे कंपोनेंट को कंसीडर किया है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रहे कि हाईली कंडक्टिव सिल्वर होता है, न कि गोल्ड। और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो हाईली रेजिस्टिव जो है वो आयरन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड केवल। दूसरा ऑप्शन है इसका केवल इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, अगर ये गतिमान नहीं है, स्टैटिक है, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर ये मूविंग है तो ये दोनों क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड क्रिएट करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 4 ओम के प्रतिरोध वाले n चालक तार है। एक रेजिस्टेंस को हम लोग पता है आपको पता होगा कि रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये एक रेजिस्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मान लीजिए इसका प्रतिरोध 4 ओम है। ऐसे n चालक तार को ऐड किया गया है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम कहने का मतलब ये है यानी पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई भी चीज कनेक्ट की जाए, अगर बराबर रजिस्टर है, तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस दिस अप टू n टर्म्स। मान लीजिए कि R1, R2, R3 की वैल्यू अगर बराबर है तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट। उस केस में क्या होगा? ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस दिस अप टू n टर्म्स तक जाएगा। अगर 1 1 1 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n/R। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? R डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे क्या है? R का मान कितना दिया गया है? 4 ओम। R इज इक्वल टू क्या है? 4 ओम। तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/n। तो इससे हमको पता चला कि अगर समान प्रतिरोध का अगर n नंबर ऑफ तार जोड़ा हुआ है तो उसका R इक्विवेलेंट R/n होगा, इसलिए इसका आंसर 4/n है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेश Q को एक घन के केंद्र में रखा जाता है, इसके सारे 6 फ्लक्सों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/3ε0, Q/6ε0, Q/8ε0 एंड Q/ε0। तो पहले हमको समझना पड़ेगा, अगर हमने किसी क्यूब के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडिएट होगा हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इसके सारे 6 साइड पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो जो है बराबर सा होगा। और
According to Gauss law, electric flux passes through any closed surface around the charge Q is Q by epsilon naught। मतलब ये हुआ कि आइदर कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज एरिया हो, या तो वो कोई गोला हो या कोई घन हो या कोई घनाभ हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से अगर पास करेगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इसके सारे 6 फ्लक्सों से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका आंसर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमसे यही पूछता एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, उस केस में क्या होगा, क्योंकि सिमेट्री है, सारे फेस इसके बराबर है, तो एक फेस से निकलने वाला उस केस में हो जाता Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, मतलब कोई कैपेसिटर को ही हम लोग संधारित्र बोलते हैं, में स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा। तो मान लीजिए किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से, और इसको अगर हम किसी भी वोल्टेज से अगर चार्ज करते हैं तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी का जो मान होगा वो होता है हाफ CV²। एंड दूसरा, इसमें स्टोर्ड चार्ज जो होगा, पॉजिटिव साइड का प्लेट जो पॉजिटिव बैटरी से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा, जो नेगेटिव बैटरी से जुड़ा होगा वो नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। तो Q इज इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ QC। तो इसका स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, बिकॉज CV²। तो यहाँ से एक CV इज इक्वल टू Q हो जाएगा और दूसरा V का V रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा हाफ Q इंटू V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक R प्रतिरोध वाले तार को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का तार बनाया गया, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि कोई एक वायर था जिसका लेंथ L था, अब इसको पिघलाकर इसके आधे लंबाई का तार बनाया गया है, तो अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो। माना L लेंथ का कोई एक वायर है, इसको हमने हीट करके पिघला दिया, पिघलाने के बाद हमने इसको आधे लंबाई का तार बनाया। मतलब ये हुआ कि अगर हम लंबाई आधा करेंगे तो फिर इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, जितना मटेरियल था उसको हमने पिघलाया है, पिघलाकर लेंथ को आधा किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लेंथ हम आधा करेंगे तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, वो जो है सो डबल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, लेंथ जो है आधा हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सो डबल हो जाएगा। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो L क्या होगा, L बाई 2 हो गया, और A क्या हो गया 2A। तो अब क्या हो जाएगा, ये नया R1 2/2 ये 4 हो जाएगा, तो रो L बाई ए इंटू 1/4 इंटू रो L बाई ए हो जाएगा। तो रो L बाई ए को हमने R बोला था, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 इंटू R, तो R/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट है और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो खपत हुई शक्ति क्या है। मतलब ये है कि एक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट है, लेकिन जब हम इसे 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कंज्यूम एनर्जी कितनी हो। तो देख सकते हैं एक बल्ब की रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट 100 वाट। हमने इसको एक्चुअली इसे हमें 220 वोल्ट से कनेक्ट करना था, लेकिन हमने क्या किया 110 वोल्ट से कनेक्ट किया। अगर हम 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कंज्यूम एनर्जी कितना होगा इस बल्ब के द्वारा। तो हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है VI, या इसे हम लोग V इज इक्वल टू IR भी होती है, V इज इक्वल टू IR भी लिखते हैं। तो हम अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा I²R, या इसका तीसरा फॉर्मूला होता है पावर का V²/R। तो यहाँ से हम देखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बाई 100, तो R कितना आया 484। अगर R 484 आया तो R तो चेंज नहीं हो सकता है, R तो फिक्स्ड है। तो नया पावर कितना होगा 110 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 484। तो जब हम इसे 484 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 25 वाट। तो आंसर क्या होगा इसका 25 वाट। लेकिन हमें यहाँ जानने को क्या मिला कि सिंस चूंकि पावर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V² के, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे हमको सिर्फ वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, हमें P और V के बीच रिलेशन चेक करना था, तो V²/R। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² को। अगर V को अगर हम आधा कर दें, V को V/2 कर दें, तो नया पावर जो हो जाएगा P1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा V1 का होल स्क्वायर बाई 4। चूंकि नया V1 जो है वो कितना है V/2 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा V²/4। अगर मान लीजिए कि अगर वोल्टेज को अगर हम 55 वोल्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है पावर कंजम्पशन, अगर हम 55 वोल्ट कर देते हैं नया वोल्टेज को V1 को, तो उस केस में नया P1 जो आता मेरा वो V²/16 आ जाता। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए परिपथ में बैटरी में प्रवाहित धारा कितनी है। हमसे पूछ रहा है कि बैटरी में प्रवाहित धारा कितनी है। तो पहले हमको ये जानना होगा कि बैटरी से धारा निकलता कैसे है। तो कोई भी बैटरी है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये ऐसे होता है। ये जो है बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये सिंगल है तो ये इसको हम लोग सेल बोलते हैं और इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी क्या है, एक ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल। आइदर ये सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल
के समूह को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो इसने क्या बताया कि दिए गए परिपथ में बैटरी से प्रवाहित धारा, तो बैटरी अगर सेल या बैटरी अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बैटरी से जो धारा निकलती है वो कुछ ऐसा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर अगर ये सर्किट क्लोज है, अगर बाहर किसी रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है, तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए और ये निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो बैटरी से बाहर की सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, लेकिन बैटरी के अंदर कैसे करंट जाता है, तो माइनस से प्लस की ओर करंट जाता है। ये इसका निगेटिव पोटेंशियल है, ये इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब बैटरी से धारा कैसे निकलेगी, तो 2 वोल्ट से बाहर की ओर निकलेगी और ये धारा यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो कितना इधर जाएगा और कितना इधर जाएगा वो डिपेंड करेगा किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये धारा फिर आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ आएगी और इसके पास कोई पाथ नहीं है, तो ये फिर किधर जाएगा, इधर की ओर। फिर अब यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे इधर से जो 30 ओम से धारा आया और जो इस परिपथ से दो सेकेंड पाथ से जो धारा आया, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा और मिलकर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में फिर चला जाएगा। मानिए कि यहाँ से कुछ धारा I आया, इसमें अगर कुछ करंट I1 गया है तो इसमें कितना करंट जाएगा, I-I1 करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो अब हम देखते हैं अगर हम इस सर्किट को सिंपल तरीके से बनाएं तो कुछ ऐसा ये बनेगा। एक बैटरी होगा, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस। हमने ट्रायंगल को सीधा करके और कुछ ऐसा बना दिया। आपको देखने में बिल्कुल ये ट्रायंगल सा लग रहा था, लेकिन कुछ ये सर्किट कुछ एक्चुअल ऐसा है। ये 30 ओम का है और ये जो है 30 ओम प्लस 30 ओम का है। तो अगर हम देखें तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 ओम। ये कितना रह गया, 30 ओम। अगर हम इस दोनों को देखें 30 और 60, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 20। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया, 20 ओम। तो इससे करंट कितना फ्लो करेगा। अब हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट अगर हम बनाए यहाँ पे तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, कितना आया, 20 ओम। तो इससे करंट कितना फ्लो करेगा फिर, तो फिर I इक्वल टू हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट 2/20 इज इक्वल टू 1/10। इसका आंसर होगा 1/10। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित, मतलब कि जो घरों में पावर आने से पहले एक वहाँ पे एक पतला सा तार लगा रहता है जिसे हम फ्यूज बोलते हैं। और कुछ ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे देखिएगा तो एक पतला सा तार लगा रहता है एज ए लिंक, उसे हम लोग फ्यूज बोलते हैं। इसका फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, उसको हम ऐसे निरूपित करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, या धारा के प्रेरकत्व के प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट पे, केमिकल इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट के, या इंडक्शन इफेक्ट। तो हमें पता है फ्यूज के थ्रू अगर धारा उससे निर्धारित माप से अगर ज़्यादा फ्लो करेगी, अगर फ्यूज 16 एम्पियर का है, अगर धारा 25 एम्पियर फ्लो करेगा तो उसमें हीट जो है एक लिमिट से ज़्यादा होगा जो डिसिपेट नहीं होगा और उस फ्यूज को मेल्ट करा देगा। तो इससे स्पष्ट हो गया विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए हैं, तब क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि मान लीजिए दो बल्ब है 40 वाट का और 100 वाट का। अगर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में कहने का मतलब ये है कि पहले बल्ब का दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरा से जुड़ा हो। तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में होता क्या है, आखिर अगर जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट यहाँ होगा और वही करंट यहाँ आएगा। तो श्रेणी क्रम में करंट समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो होंगे वो वोल्टेज अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए पहले के बीच वोल्टेज V1 है और दूसरे के बीच वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा। तो अब हमें देखना है कि किसके बीच वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और किसके बीच कम होगा। हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि दोनों बल्ब सेम वाट का है, सेम वोल्टेज का है, वो भी 200 वोल्ट का है और ये भी 200 वोल्ट का है, क्योंकि तभी हम 200 वोल्ट के सोर्स से इसे जोड़ सकते हैं। उस केस में जबकि हम जानते हैं P = V² R होती है। अगर V कांस्टेंट है तो P क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R का। तो जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, मतलब कि जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किससे, 100 वाट के बल्ब से। 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू 40 वाट के बल्ब में, और करंट दोनों में समान जा रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अप्रोक्स वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ये किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। तो करंट दोनों में समान है। तो V1 जो होगा यहाँ पे, V1 जो होगा क्या होगा,
ज़्यादा होगा किससे, V2 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए हैं, तब दोनों बल्ब पर विभव ह्रास 200 वोल्ट होगा, मतलब दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, 200 वोल्ट होगा? नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V1 प्लस V2 जो है वो मिलकर 200 वोल्ट होगा। ये दोनों को मिलने के बाद ये वोल्टेज 200 वोल्ट होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दोनों बल्बों पर विभव ह्रास एक समान है परंतु 200 वोल्ट नहीं है। एक समान भी नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है और सीरीज में है तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत है। 100 वाट का बल्ब पर विभव ह्रास अधिक है, 100 वाट के बल्ब पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है क्या V2 के अक्रॉस? नहीं, हमने देखा कि V2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम है। 40 वाट के बल्ब पर विभव ह्रास अधिक है, हाँ 40 वाट के बल्ब पे विभव ह्रास अधिक है यानी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है। यस, 40 वाट के बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया, हम इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूड किए कि अगर डिफरेंट वाटेज का बल्ब अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर एक 40 वाट का है, एक 50 वाट का है, एक 100 वाट का है, अगर हमसे पूछे कि किसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो जिसका वाटेज रेटिंग कम है, बशर्ते ये सारा सेम वोल्टेज का हो, ये भी 200 वोल्ट का रेटेड हो, ये भी 200 वोल्ट का रेटेड हो और ये भी 200 वोल्ट का रेटेड हो, तो उस केस में जिसका पावर रेटिंग कम है वो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके शहर में बिजली की कीमत 5 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है, आप कीमत देते हैं, आप किस चीज का कीमत पे करते हैं? आप बिजली बिल जो हम लोग चुकाते हैं वो किसका कीमत देते हैं? विद्युत आवेश का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत धारा का? तो इसका आंसर है, सही उत्तर है इसका विद्युत ऊर्जा का। हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो किलोवाट आवर KWH 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम 1 यूनिट का कॉस्ट पे करते हैं और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब कहने का मतलब वो ये हुआ 1000 वाट आवर, मतलब कि अगर हम 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तब जो है ये 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा और 1 यूनिट एनर्जी के लिए हम लोग कितना पे करना पड़ता है? 5 रुपये। तो हम लोग पैसा किसका पे करते हैं? विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कार्यशैली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या ट्रांसफार्मर? तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है ये कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही। हम लोग कभी भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली हम थोड़ी सी चर्चा कर दें कि ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं और एक इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। जो सोर्स से कनेक्टेड होता है सप्लाई से उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं और जो लोड से कनेक्टेड होता है उसे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो हम लोग करंट कहाँ देते हैं? यहाँ पे। इसके कारण क्या होता है? एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और ये फ्लक्स इस कोर के थ्रू इससे लिंक्ड होता है और लिंक के कारण यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है जिससे यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा E2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये पहले प्राइमरी बाइंडिंग जो है सो फ्लक्स जनरेट करेगा, ये फ्लक्स जो है सो सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक करेगा, सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक करने के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। इस वोल्टेज के कारण अगर ये लोड से कनेक्टेड है तो लोड में करंट फ्लो होगा। तो मतलब क्या हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो किसके कारण हो रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने करंट क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इससे जनरेट क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अगला सवाल है, टंगस्टन तंतु वाले 2 विद्युत बल्ब के तंतु एक समान लंबाई रखते हैं, यदि इनमें से एक 60 वाट देता है और दूसरा 100 वाट देता है तो क्या हो सकता है? प्रश्न यह कह रहा है कि अगर 2 बल्ब है, दोनों बल्ब के तंतु की लंबाई मतलब फिलामेंट, जो बल्ब के अंदर जो एक फिलामेंट होती है, फिलामेंट की लंबाई बराबर है। अगर इसकी लंबाई भी L है तो इसकी भी लंबाई L है। तो बोल रहा है कि इनमें से एक 60 वाट देता है और दूसरा 100 वाट देता है। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा कि जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, चूंकि P जो होता है P इज इक्वल टू V²/R होता है। V कांस्टेंट है तो मान लीजिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R का। अगर जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर तो मतलब ये क्या हुआ, 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है और 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो अब देखिए ऑप्शन क्या देता है, 100 वाट वाले बल्ब की तंतु की मोटाई अधिक है। तो हम कह सकते हैं 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, लंबाई सेम है दोनों का। अगर हमको रेजिस्टेंस कम करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? सेम लंबाई है, लंबाई तो हम कांस्टेंट है, तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जितना ज़्यादा जो है सेम लंबाई में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है? ρL/A। तो L तो कांस्टेंट है और R अगर हमें कम करना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, सेम कांस्टेंट लंबाई पर।
तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए, 100 वाट वाले बल्ब के तंतु की मोटाई अधिक है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर भी आगे देख लेते हैं, 60 वाट वाले बल्ब के तंतु की मोटाई अधिक है, नहीं, 60 वाट वाले बल्ब तंतु की मोटाई कम होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करना पड़ेगा। दोनों तंतु की मोटाई एक समान है, नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि लंबाई फिक्स है, तो तंतु की मोटाई किसी की कम और किसी की ज्यादा होगी। विभिन्न वाट वाले बल्ब को बनाना असंभव है जब तक कि उनके तंतु की लंबाई अलग अलग हो, नहीं, ऐसा संभव हो सकता है अगर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसकी तंतु की मोटाई को अगर हम घटा बढ़ा दें। तो इसका ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक कहने का मतलब है गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर इन चारों में कौन सा है, जल, गर्म जल, आश्वित जल या नमकीन जल। तो नमकीन जल, जो भी नमकीन जल है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। प्योर जल, अगर हम जल की बात करें या गर्म जल या आश्वित जल, वो कंडक्टिव है, लेकिन गुड कंडक्टिव जो है, जो जितना नमकीन होगा उतना ही ज्यादा, जिसमें सैलिनिटी, जिसमें सॉल्ट की मात्रा जितना ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अच्छा सुचालक होगा। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें या प्योर वाटर की बात करें तो वो एक अचालक है, वो बैड कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n समान भागों में काटा जाता है और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है, तो n का मान क्या है, मतलब इसे कितने भागों में काटा गया है। तो ये साफ है कि ये 36 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई तार है एक लंबा सा जिसकी रेजिस्टेंस 36 ओम है। अब हम इसको कितने पार्ट में काटें, ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन है 6, अगर हम इसको 6 पार्ट में काटेंगे तो ईच कट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम। अगर हम इस 6 ओम को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो जितना वैल्यू का R/N तो कितना है, 6/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो ऑप्शन से बिल्कुल साफ है, हमें फिर आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा के बारे में क्या सही नहीं है। मतलब कोई एक बार मैग्नेट है, उससे उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या सही नहीं है। तो हम पहले जान ले कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं और साउथ पोल की ओर एंटर करते हैं और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होती है। बिल्कुल ये एक बंद वक्रों के रूप में होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और ये साउथ पोल की ओर जाती है, फिर इंटरनली साउथ से ये नॉर्थ की ओर आती है। तो ये एक क्लोज पाथ के रूप में होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जा रही है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है, नहीं। अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक वक्र रेखा खींचेंगे तो ये इस पॉइंट पे इसकी दिशा बताएगी, न कि उसकी तीव्रता को बताएगी। तो इसकी तीव्रता नहीं, इसकी दिशा बता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका गलत है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के द्वारा 2 विद्युत बल्ब प्रत्येक 100 वाट का, 2 विद्युत पंखा प्रत्येक 200 वाट का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे किया जाता है। तो 30 दिन की अवधि में कुल विद्युत उपभोग कितना होगा। तो बिल्कुल साफ है, हमने अभी भी हमने पढ़ा था कि कितने बल्ब है, 2 बल्ब है, कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो टोटल कितना कंजम्पशन होता है बल्ब के द्वारा कंजम्पशन जो है 200 वाट है। अगर हमने देखा फैन है, फैन कितना है, 2 विद्युत पंखे हैं, कितने वाट का है, 200 वाट का है। तो क्या हो जाएगा, टोटल पावर कंजम्पशन फैन के द्वारा कितना हो गया, 400। तो ये टोटल वाटेज कितने हैं, 600 वाट है। अब इसमें देखते हैं कि प्रतिदिन कितने घंटे के लिए इन्होंने यूज करते हैं। तो 600 वाट इंटू 5 आवर्स, और वो कितने दिन के लिए करते हैं, 30 दिन के लिए करते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 90,000 वाट आवर। तो ये क्या हो गया, 90 किलो वाट आवर। अब हमको पता है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 90 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के टर्मिनल X और Y के मध्य परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस X और Y के बीच कितना होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि ये 2 ओम रेजिस्टेंस और ये दोनों क्या है, दोनों का सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में समान रेजिस्टेंस का रेजिस्टर कनेक्टेड हो तो हमने देखा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R/N। तो मतलब क्या है, 2/2। तो कितना हो गया ये, तो 1 ओम। तो ये क्या होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्टेड है, 2 ओम के साथ। तो ये 1 ओम और 2 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम प्लस 1 ओम, सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है। तो 2 ओम प्लस 1 ओम, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नियत ताप पर रखे गए धातु के तार की प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। मतलब तार क्या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ρL/A। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा और पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा।
तो किस पे डिपेंड नहीं कर, लंबाई पे डिपेंड करेगा, काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, तार के पदार्थ पर भी डिपेंड करेगा, वो किसका बना हुआ है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सतह के रंग पर, वो किस कलर का है उससे मैटर नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध x का मान क्या होगा। तो अगर इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले ये देख लीजिए कि ये ब्रिज जो है, जो ब्रिज है वो बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस होने का, अगर पहले तो यहाँ तो बोल चुका है कि संतुलित है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेज में नहीं भी दिया हुआ हो तो हम संतुलित है या नहीं उसको हम चेक कर लेंगे। आमने सामने के रेजिस्टेंस को के प्रोडक्ट को, अगर मान लीजिए ये R1 है, ये अगर पूरा R2 है और ये R3 है और ये R4 है, तो R1 इंटू R2 आमने सामने की भुजाओं के रेजिस्टेंस का प्रतिरोध है का गुणनफल अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसके बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये करंट जो इससे फ्लो करेगा 0 एम्पीयर, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए ओपन सर्किट। तो हमने अभी क्या बताया कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 100 इंटू 25, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 20। तो इससे क्या आ जाएगा, 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 75 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में किसके संयोजन करने से बदला जा सकता है। मतलब क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसको हम लोग या तो आमीटर बना सकते हैं या हम इसे वोल्ट मीटर बना सकते हैं। वो किसी भी दोनों रूप में हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या बनाना है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें ये बताया गया है, हमें पूछा गया है कि अगर हमको आमीटर बनाना है तो आमीटर क्या करता है, आमीटर का काम है करंट का मेजरमेंट करना। आमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है और ये सर्किट के सीरीज में लगा होता है। अगर ये तार है तो सर्किट के सीरीज में लगा होगा, तो मतलब ये कंफर्म है कि ये आमीटर में फुल का फुल करंट, पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा। पूरा का पूरा करंट, मान लीजिए इसे 100 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो इस 100 एम्पीयर सर्किट से फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी डिवाइस 100 एम्पीयर के लिए डिजाइन नहीं होता है, 100 एम्पीयर के लिए नहीं बनाया जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में एक हम रजिस्टर ऐड कर देंगे। अगर हमें कम वैल्यू का रजिस्टर ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस, इसके अंदर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर 100 ओम है और यहाँ पे 1 ओम है तो यहाँ पे क्या होगा, लगभग यहाँ पे 99 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हम इसको आमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक कम वैल्यू का रजिस्टर लगाकर। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाकर, नहीं। उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाकर, नहीं। श्रेणी क्रम में तो हम लगा ही नहीं रहे, हम तो समानांतर क्रम में लगा रहे हैं। उच्च प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाकर, नहीं। हमने कितना वैल्यू का प्रतिरोध लगाया, 1 ओम का, निम्न वैल्यू का। निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाकर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाकर। मान लीजिए कि अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या होगा, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। सर्किट के पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो मान लीजिए कि तो फिर गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, तो गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, मान लीजिए तो फिर गैल्वेनोमीटर क्या पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ पे कम से कम करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज में कम करंट फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सीरीज में श्रेणी क्रम में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा देंगे तो फिर ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए धारा वितरण में आई का मान क्या होगा। इसे हमें कहते हैं करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी मोमेंट पे जो करंट का सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। किसी भी मोमेंट पे यहाँ पे करंट का समेशन 0 होगा। मानिए कि अगर नोड पे आने वाले करंट को अगर हम लोग इनकमिंग को माइनस एज्यूम करें और आउटगोइंग को अगर हम लोग प्लस एज्यूम करें, मतलब कि जो नोड से बाहर करंट जा रहा है उसे प्लस और जो नोड की ओर आ रहा है उसे माइनस हम एज्यूम करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार है कि 3 एम्पीयर बाहर की ओर नहीं, ये 3 एम्पीयर अंदर की ओर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, 4 एम्पीयर का करंट बाहर जा रहा है तो +4 +2, ये जो है माइनस है, -3 है, +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आई का वैल्यू जो है वो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी 8 एम्पीयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 एम्पीयर आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट को भी दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ये साफ है कि नया लंबाई कितना हो गया, 2L, नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, 2A। तो उस केस में नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रो, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी, मटेरियल तो वही है, रो L1/A1।
तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो उससे क्या स्पष्ट हो गया कि हमने लंबाई भी दुगना कर दिया, काट का अनुप्रस्थ भी दुगना कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, मतलब R1 इज इक्वल टू R होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रतिरोध उसका वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो अस्थायी चुंबक बनाने में जो हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है निकेल, या हम यूज करते हैं एल्निको का, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। इस तीन के मिश्रण से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो इसमें इस तीनों में यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, निकेल, तो इसलिए कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा निकेल। अदरवाइज आप याद रखिए एल्निको, एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो बिहार ITI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया पिछले 2019 से 2013 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और हमने देखा इससे जुड़े और कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाकी बचे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे अगले पार्ट में, जो हम लाएंगे पार्ट 2, वो भी जल्द ही आएगा, जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे पिछले 11 साल यानी 2012 से 2002 तक के बचे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इससे जुड़े कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो भी बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अतः आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जो भी इन सारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।